Hello everyone, welcome you all to Ran Academy. I'm Deepika Yadav. I'm here with a new topic, or I must say with a current topic, that is on locust and swarm formation, a part of animal behavior. अब क्वेश्चन ये आता है कि लोकस्ट एंड स्वार्म फॉर्मेशन को मैंने क्यों लिया है, किस पर्सपेक्टिव में इम्पॉर्टेंट है, क्यों चूज किया है। तो सबसे पहले तो इसको इसलिए चूज किया है बिकॉज साइंस डजंट मीन मगिंग अप। कोई भी चीज़ रट लेना साइंस नहीं होता है। अगर हम कोई भी चीज़ पढ़ रहे हैं तो हमें उसको बेटर है कि उसे लिंक करना आना होता है कि ऐसी चीज़ क्यों हो रही है, कहाँ हो रही है, और वो कौन सा टॉपिक है जिसके अंडर ये जो भी चीज़ हो रही है उसे हम रख सकते हैं। So in this series, let me introduce to a new topic, locust and swarm formation. It is a part of animal behavior. और अभी कुछ दिनों पहले ही जो लोकस्ट अटैक हुआ था, काफ़ी सारे उस वजह से क्रॉप्स डिस्ट्रॉय हुई थी, और एक अलग तरीके की, नो डाउट कोविड की ऑलरेडी एक प्रॉब्लम है, उसके साथ में ही लोकस्ट की भी प्रॉब्लम आ गई थी। इट वॉज, आई मस्ट से, कि बहुत सी भीड़ आ गई थी, बहुत ज़्यादा ही नंबर्स में लोकस्ट का अटैक हुआ था, जिससे काफ़ी ज़्यादा क्रॉप भी डिस्ट्रॉय हुई है। सो नाउ लेट्स अंडरस्टैंड कि लोकस्ट क्या होते हैं, स्वार्म फॉर्मेशन क्या होती है, और वैसे लोकस्ट जो होते हैं वो सॉलिटरी कंडीशंस में रहते हैं। सॉलिटरी आई दैट मीन्स उनका नेचर होता है कि वो अलग रहना पसंद करते हैं। बट ऐसा क्या हो जाता है कि फिर वो इतना बड़ा एक ग्रुप बना लेते हैं जिसे हम लोग स्वार्म फॉर्मेशन कहते हैं, और इतनी बड़ी भीड़ में एक अलग ही तरीके का बिहेवियर हमें उनका दिखाई देता है, जो कि उनका प्रीवियस बिहेवियर, जब वो सिंगल होते हैं उनका बिहेवियर अलग होता है, जब वो ग्रुप में होते हैं तो उनका बिहेवियर अलग होता है। तो इसी चीज़ को हम लोग इस वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे। सो बिना टाइम को वेस्ट किए हम लोग स्टार्ट करते हैं। द फर्स्ट फिगर इटसेल्फ यू कैन सी अ डायग्राम ऑफ लोकस्ट इज हियर। सो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट आर लोकस्ट। लोकस्ट जो है, ऐसा नहीं है कि अभी ही टॉपिक में आया है, हिस्टोरिकल टाइम में भी जब हम देखेंगे ना तो काफ़ी ज़्यादा इनकी चर्चा में रहे हैं लोकस्ट, एंड दे आर रिलेटेड टू ग्रासहॉपर्स। These insects form enormous swarms that spread across regions ड्यूरिंग क्रॉप्स एंड लिविंग सीरियस एग्रीकल्चरल डैमेज इन देयर वेक। जो मैं कह रही थी ना कि जब भी इन लोग का लोकस्ट अटैक की तरह जो फेमसली कहा जाता है, जब भी इनका अटैक होता है तो बहुत ज़्यादा क्रॉप्स को ये लोग नुकसान पहुंचाते हैं। Plagues of locusts, they have devastated societies since the pharaohs led ancient Egypt, and they still wreak havoc today. That means जब भी इसको याद किया जाता है कि लोकस्ट के स्वाम्स कहीं पर भी आ रहा है, तो उसके साथ जो फेनोमेना अफेक्टेड होते हैं या जो हम फेनोमेना एसोसिएट करते हैं वो जनरली होते हैं कि उन्होंने जब भी ये अटैक्स सुने गए हैं तो उसके साथ में उन्होंने बहुत ही ज़्यादा एग्रीकल्चर डैमेज किया होता है कई जगह पर। और अगर आप हिस्ट्री खोल के देखेंगे इस टॉपिक से रिलेटेड, तो एंशिएंट इजिप्ट में जब आप जाकर देखेंगे तो आप इस चीज़ को फील कर पाएंगे कि वास्तव में लोकस्ट जो है वो कितना ज़्यादा पैनिक कर देते हैं। और वी कैन सी कि स्टिल, ये तो पहले की बात हुई, स्टिल भी बहुत ज़्यादा एक तरीके से हैवॉक एंड ह्यू एंड क्राई की सिचुएशन जो होते हैं लोकस्ट क्रिएट कर देते हैं। नाउ लेट्स कम टू द क्लासिफिकेशन ऑफ लोकस्ट। लोकस्ट का जो क्लासिफिकेशन होता है, तो यहाँ पर जो है कॉमन नेम इनका लोकस्ट होता है, साइंटिफिक नेम जो है वो इनका एक्रिडे ही है। दैट इज टाइप, दे आर इनवर्टिब्रेट्स, और डाइट हर्बीवोर है, हर्बीवोरस फूड पे ही ये लोग एक तरीके से हर्बीवोर फूड पर रहते हैं, उसको खाना पसंद करते हैं। साइज इनकी 0.5 to 3 इंचेस होती है। अप्रॉक्सीमेट दे वे अबाउट 0.07 आउंसेस। एंड अगर इनकी साइज बात करते हैं तो द साइज इट कैन बी रिलेटेड टू अ पेपर क्लिप, जो मैंने आपको डायग्रामेटिकली शो किया है, जो हमारी पेपर क्लिप का साइज होता है ना, तो उसी से आप इसके साइज को रिलेट कर सकते हैं। सो दैट वाज ऑल अबाउट द क्लासिफिकेशन ऑफ लोकस्ट। अब हम इनकी लाइफ साइकिल देखते हैं कि देखिए दो तरीके से होता है। एग जो इनका है 10 to 65 डेज के बाद में इट आई कैन से ट्रांसफॉर्म इनटू अ नॉन फ्लाइंग निम्फ 24 to 95 डेज। और देखिए दो कैटेगरी हो जाती है इनकी, सॉलिटरी और ग्रेगेरियस। सॉलिटरी और ग्रेगेरियस जो होते हैं बाद में दे गेट ट्रांसफॉर्म्ड इनटू फ्लाइंग एडल्ट 2.5 to 5 months। और फाइनली आप लोग देख सकते हैं कि टिपिकल डिफरेंस हम लोग वी कैन डिफ्रेंशिएट बिटवीन द टू वेराइटीज, दैट इज सॉलिटरी एंड ग्रेगेरियस। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि दोनों में आप डिफरेंस नहीं पता कर सकते हैं। डायग्रामेटिकली भी मैंने आपको शो किया है कि बहुत इजीली आप लोग इन दोनों के बीच में डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। तो ये मैंने आपको लाइफ साइकिल बताई है। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड, जिस चीज़ को मैं आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ, जो एक समझने की बात है कि आखिर ऐसा क्या हो जाता है, व्हाट इज़ दैट फैक्टर जो इन लोकस्ट के अंदर एक बिहेवियरल चेंज करता है।
कि ऐसा क्या हो जाता है इनके ब्रेन में, या आई कैन से कि इनकी बॉडी में ऐसा क्या बॉडीली चेंज हो जाता है कि जिसकी वजह से इनका बिहेवियर बिल्कुल डिफरेंट हो जाता है। तो नाउ वी विल स्टार्ट विद द डेवलपमेंट ऑफ प्लेग। फॉर द फर्स्ट वन कमेंट्स जब हम लोग कर रहे हैं कि प्लेग का फॉर्मेशन कैसे होता है, तो द फर्स्ट स्टेप इज इट इज एन अनइंटेंशनल गैदरिंग always in search of food. Solitary locusts, they are forced to gather during dry spells when vegetation dies off and leaves minimal areas of green within the desert। देखिए ऐसा होता है कि जब सिचुएशन और कंडीशन ऐसी हो कि जो भी ग्रीन एरियाज हैं या वेजिटेशन है वो कहीं पर नहीं हो रही है, ठीक है, और द ग्रीन वेजिटेशन इट इज डाइड ऑफ, तो ऐसी कंडीशन में इनको खाने की कमी हो जाती है, लैक ऑफ फूड हो जाता है, तो ये लोग दे स्टार्ट टू वॉन्डर इन सर्च ऑफ फूड, खाने के खोज में ये लोग बाहर की तरफ निकल रहे थे। तो इट इज़ टोटली अनइंटेंशनल गैदरिंग एट दैट टाइम। ऐसा कुछ नहीं है कि इनके पास दे हैव अ रीज़न कि हमें बाहर जाकर गैदरिंग करनी है, दैट इज़ टोटली उनका जो रीज़न है कि वो क्यों निकल रहे हैं, तो वो सिर्फ इन सर्च ऑफ फूड निकल रहे होते हैं। ओके, दैट इज़ द फर्स्ट स्टेप। what happens in the second step is sudden transformation। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि विद इन आवर्स ऑफ क्राउडिंग जैसे ये लोग इकट्ठे होने लगते हैं, अब बूस्ट ऑफ सेरोटोनिन इन द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। मैंने आपको पिछली वीडियोस में सीएनएस पढ़ाया है, उसके अंदर जो न्यूरो ट्रांसमीटर्स का टॉपिक था, न्यूरो ट्रांसमीटर में सेरोटोनिन होता है, इट इज़ वन ऑफ द न्यूरो ट्रांसमीटर एंड इट इज़ मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर द मूड स्विंग, जो भी मूड को रेगुलेट करना है ना, तो सोशिएबिलिटी, रैपिड मूवमेंट्स, बिहेवियरल चेंजेस, इन सबको कोऑर्डिनेट करने के लिए सेरोटोनिन जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो होता क्या है कि ये लोग जैसे ही लोकस्ट जो होते हैं ये एक दूसरे के पास आते हैं, तो पास आते ही अब बूस्ट ऑफ सेरोटोनिन इन द सीएनएस अकर्स। बूस्ट यानी सडनली सेरोटोनिन का अमाउंट बढ़ जाता है, और उस वजह से क्या होता है, इंक्रीज्ड सेल्फ ग्रूमिंग एंड अ मोर वेरिड एपेटाइट का बिहेवियरल चेंज इनमें आता है। देखिए फिगर्स मैंने आपको यहाँ पर जो लिए हैं, फिगर्स में देखिए काफ़ी क्लियर है कि यहाँ पर दिया हुआ है कि जो इनिशियली जो लोकस्ट है, देखिए उसका ब्रेन और सीएनएस है, अलग अलग थोरेसिक गैंग्लिया का रीजन दिया हुआ है, और पीछे की तरफ देखिए एक ऑलरेडी है, और पीछे से जो सेकंड लोकस्ट है जब वो उससे टच हो रहा है, जो मैंने यहाँ पर स्टोमुलाई है, दैट इज अ टच स्टोमुलाई, तो स्टोमुलाई जब हो रहा है तो देखिए क्या एक्शन हो रहा है, एकदम से ये फुट, हेयर, फीमर, डेंड्राइट, सेंसरी न्यूरॉन, नर्व एंड सिग्नल टू सीएनएस। तो जैसे ही सिग्नल टू सीएनएस जाता है तो सेरोटोनिन का सिक्रीशन एकदम से उसकी क्वांटिटी, आई कैन से कि उसकी क्वांटिटी में एकदम एक अप लेवल लिफ्ट होता है, बहुत ऊपर जाता है। तो रिलीज ऑफ सेरोटोनिन इज कॉज्ड बाय स्टिमुलेशन ऑफ द लैग हेयर्स एज वेल एज द साइट एंड स्मेल ऑफ अदर लोकस्ट। यानी 3 फैक्टर्स हो गए। जैसे ही एक सिंगल लोकस्ट है तब तक ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है, नॉर्मल सिचुएशन है। जैसे ही इस लोकस्ट के पास में दूसरा लोकस्ट आता है तो अचानक से क्या होता है, ये तो हमें पता है सेरोटोनिन का अपलिफ्ट हो रहा है, बट ऐसा क्या हो रहा है, तो उसके पीछे जो रीज़न है वो ये है कि ये रिलीज ऑफ सेरोटोनिन फ्रॉम द सीएनएस, ये चीज़ स्टिमुलेट किससे होती है, लैग हेयर से, एज वेल एज साइट एंड स्मेल ऑफ अदर लोकस्ट। तो कहीं से स्मेल आ रही है दूसरे लोकस्ट की, या फिर साइट है देखने से, तो ये स्टिमुलस एक फैक्टर की तरह एक्ट करते हैं, और अचानक से सेरोटोनिन का यहाँ पर क्वांटिटी बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है। नाउ लेट्स सी नेक्स्ट क्या होता है। नेक्स्ट इट इज़ द ब्रीडिंग एंड फीडिंग फ्रेंजी। Returning rains provide moist breeding grounds. Now, new generation forms groups that forage in unison. Once their wings grow, the herds become flying swarms in search of more food and habits. तो अचानक से क्या होता है, इनके अंदर डेवलपमेंटल चेंजेस आने लगते हैं। एक साथ ये लोग क्या होता है, यूनिसन में आ जाते हैं, एक साथ पास आने लग जाते हैं। इनका धीरे धीरे क्या होता है कि इनके विंग्स भी ग्रो करने लगते हैं। तब तक का ये बीच का एक टाइम होता है, जैसे ही इनके विंग्स ग्रो कर जाते हैं तो ये लोग फिर क्या करते हैं, किसी भी पर्टिकुलर हैबिटेट के लिए जो इनके लिए सूटेबल हो, या ऐसी जगह पर जहाँ पर इन्हें खाना मिल सके, फूड की सर्च इनकी पूरी फुलफिल हो सके, वहाँ पर ये वापस जाना शुरू कर सकते हैं। एग्जाम्पल में मैंने लिखा है ग्रेगेरियस मीन्स ग्रोइंग ऑन अ पर्ल मिलेट। ओके, नेक्स्ट इज अ टॉक्सिक न्यू लुक। अभी तक सिचुएशन नो डाउट पहले से थोड़ी डिफरेंट है, बट अब जो स्टेप 3 के बाद में जब ब्रीडिंग होने लग रही है तब सिचुएशन जो एक न्यू लुक ले लेती है, और अ न्यू टॉक्सिक लुक देखने को मिलता है। स्वार्मिंग लोकस्ट टर्न ब्राइट येलो। ओके, ये जो ग्रुप में जब होने लग जाते हैं, दे टर्न ब्राइट येलो, अ वार्निंग टू बर्ड्स, रेप्टाइल्स एंड अदर प्रेडेटर्स दैट दे मे बी अनएपेटाइजिंग और पॉइजनस।
तो ये इनका जो कलर है वो एकदम से क्या होता है, चेंज हो जाता है। और ये जो स्वामिंग लोकस जो होते हैं, ये दूर से ही आपको येलो कलर के दिखाई देने लगते हैं। नेक्स्ट इज द ऑल्टर्ड एनाटोमी। एनाटोमी और दोनों चीज़ें हम लोगों ने पढ़ी थी, मॉर्फोलॉजी एनाटोमी पढ़ते हैं। तो इंटरनल स्ट्रक्चर में द स्विच टू द ग्रेगेरियस स्टेट इंक्लूड्स फिजिकल चेंजेस सच एज लार्जर ब्रेन एंड शॉर्टर लेग्स। आई मस्ट से अभी तक हम लोगों ने, मैंने पिछले स्टेप में आपको मेंशन किया था, एक बार जब इन लोगों के अंदर मतलब ये आपस में जुड़ने लगते हैं, यूनिसन में आने लगते हैं, एक ग्रुप का फॉर्मेशन जिसे हम लोग स्वाम कहते हैं वो करने लगते हैं उसका फॉर्मेशन, तो अचानक से इनके विंग्स में इंक्रीमेंट होने लगता है, उनकी लेंथ बढ़ने लगती है। तो ऐसी बहुत सारे फिजिकल चेंजेस हम लोग देखते हैं, सच एज लार्जर ब्रेन। इवन इनका ब्रेन भी पहले के साइज से लार्ज हो जाता है और इनके लेग्स जो होते हैं वो शॉर्टर हो जाते हैं। तो ये आप इफेक्ट देख रहे हैं सेरोटोनिन का, कि जब वो इनिशियली लोकस जब सिंगल रहता है और जब ग्रुप में रहता है, तो नाउ वी कैन इजीली सी द डिफरेंसेस कि कितना ही ज़्यादा उन लोगों में डिफरेंस आ रहे हैं। इवन फिजिकल अपीयरेंस में भी डिफरेंस आ जाता है। Now the step 4, flying apocalypse. Although uncommon, a major plague begins when swarms, often traveling 30 to 60 miles a day, okay, develop over multiple regions without intervention. Plagues can last years until natural die off occurs. तो एक बार जब ये लोग फॉर्म हो जाते हैं तो you can see now कि 30 to 60 miles a day they can travel. और ये जो ग्रुप में होते हैं तो ऐसा कुछ नहीं है, ये काफ़ी टाइम तक, जब तक कि नेचुरली इनकी डाई ऑफ प्रोसेस स्टार्ट नहीं होती तब तक ये लोग साथ में रह सकते हैं। नेक्स्ट इज द ऑल्टर्ड एनाटॉमी। स्विच टू ग्रेगेरियस स्टेट इंक्लूड्स फिजिकल चेंजेस सच एज लार्जर ब्रेन एंड शॉर्टर लेग्स। मैंने आपको ये पहले वाली स्लाइड में बताया है। दूसरी दो स्लाइड्स को मैंने यहाँ पर एक साथ कोलैबोरेट इसलिए किया है क्योंकि ऑल्टर्ड एनाटॉमी मैंने आपको बताई कि उनकी एकदम से सॉलिटरी से उनका चेंज कैसा हो गया। एक तो ग्रेगेरियस स्टेट में आ गए वो लोग, बहुत ज़्यादा इकट्ठा, बहुत ही एक अलग तरीके का उनका रूप आ गया है, बहुत ज़्यादा लार्ज गैदरिंग का हो गया। उनका ब्रेन जो है वो लार्ज हो गया और उनके लेग शॉर्टर हो गए। तो यहीं पे मैंने इस टर्म को, जो इनका एनलार्जमेंट ऑफ ब्रेन है, इसको ब्रेन बूस्ट का टर्म दिया गया है। और ब्रेन बूस्ट में क्या होता है, दैट इज ट्रांजिशन टू द ग्रेगेरियस फेज कॉजेज द ब्रेन, स्पेशली द मिड ब्रेन, टू ग्रो लार्जर, परहैप्स फॉर मोर कॉम्प्लेक्स इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग। ब्रेन में भी कौन सा पार्ट है, मिड ब्रेन इंक्रीज हो जाता है। डायग्रामेटिकली मैंने शो किया है, देखिए इनका जो ब्रेन है, फ्लाइंग ग्रेगेरियस एडल्ट है, इसी का आगे का व्यू है कि देखिए ब्रेन है, एंटीना है, आई है। तो इनका ऊपर मिड ब्रेन का जो स्ट्रक्चर है, ठीक है, जनरल प्रोसेसिंग देखिए, ऑप्टिक लोब साइट है ना, एंटीना लोब स्मेल है, मैंने आपको पहले ही बताया था, साइट है, और ये जो आपका स्मेल है, इन सब का जो सेंटर है देखिए मिड ब्रेन से कनेक्टेड है। इसी वजह से जब ये लोकस्ट जो होते हैं स्वाम्स में कलेक्ट होते हैं तो बहुत दूर से ही इन्हें चीज़ें ऑप्टिकली विजिबल होती हैं, ये स्मेल से भी अपने टारगेट को पहचान लेते हैं, और इसीलिए इजीली ये विद अ हाई स्पीड ये लोग ट्रैवल कर रहे होते हैं। और वो तो मैंने बताया ही कि 30 to 40 माइल्स अ डे दे कैन कवर। तो नाउ वी कैन इमेजिन कि ये लोग कितना ज़्यादा लॉस कर सकते हैं जो स्वाम्स हैं, ठीक है। तो अब इस पूरी जो रिसर्च हुई है ये चीज़, इसके अंदर एक अलग से केमिकल का नेम जो आया है निकल के, जो हम लोग नर्वस सिस्टम में भी पढ़ते हैं, दैट इज़ द रोल ऑफ सेरोटोनिन। तो नाउ लेट अस फोकस ऑन what is this serotonin. Serotonin होता क्या है, as I have already told you, it is a kind of neurotransmitter. इसका केमिकल, it is also called as 5-hydroxytryptamine। इसका केमिकल स्ट्रक्चर आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। और इट इज़ अ मोनोअमाइन न्यूरोट्रांसमीटर। इट कंट्रीब्यूट्स टू फीलिंग ऑफ वेल बीइंग एंड हैप्पीनेस। ये हम ह्यूमंस में भी होता है, ठीक है। इट्स एक्चुअल फंक्शन इज वेरी कॉम्प्लेक्स, इट्स एक्चुअल फंक्शंस आर वेरी कॉम्प्लेक्स, हेल्प्स इन मॉड्यूलेशन ऑफ कॉग्निशन। कॉग्निटिव यानी ब्रेन से रिलेटेड जो भी स्ट्रक्चर होते हैं, सोचने के समझने की चीज़ें जो होते हैं, दे आर ऑल कंसिडर्ड अंडर द कॉग्निटिव फंक्शंस, ठीक है। तो इसका बहुत ज़्यादा जो इफेक्ट है वो आपके कॉग्निटिव फंक्शंस पे भी देखा जाता है। Learning and memory and other physiological functions, they are also dependent on the secretion of serotonin. From being solitary to groups of swarms, the role of serotonin is seen. It assists in the aggregation of individual locusts to form groups, etc.
ये जो यहाँ पर स्टेटमेंट दिया गया है इसके पीछे काफ़ी ज़्यादा रिसर्च की गई है, उसके बाद ही ये स्टेटमेंट दिया गया है कि व्हाट इज़ द रोल ऑफ सेरोटोनिन, या हम ये कह सकते हैं कि सेरोटोनिन भी एक मुख्य भूमिका निभाता है लोकस्ट से, जो कि एक सॉलिटरी था, और वो सॉलिटरी से एकदम से ग्रेगेरियस एक लार्ज एग्रीगेशन के फॉर्म में, जैसे हम स्वार्म्स कह रहे हैं, उसमें उस चीज़ को ट्रांसफॉर्म हो जाना, इसमें हम लोग सेरोटोनिन दे रहे हैं। इसके लिए काफ़ी सारे एक्सपेरिमेंट्स कंडक्ट किए गए हैं। तो उस एक्सपेरिमेंट्स में जो स्टीफन रॉजर्स हैं, इन्होंने पेपर 1 और पेपर 2 पब्लिश किया है। उसमें इन्होंने एक्सपेरिमेंटेशन के थ्रू भी ये चीज़ शो की है कि कोई भी अगर मान लीजिए लोकस्ट है और उनके पास में अगर हम लोग सेरोटोनिन का सोर्स उनके पास हम लेकर जाते हैं, उन्हें हम प्रोवाइड कराते हैं उनकी कॉलोनी उसको, और उसका अगर हम लोग एकदम से सेरोटोनिन इंक्रीज करते हैं तो जिस स्पीड से लोकस्ट स्वाम्स में कन्वर्ट होते हैं, जैसे मैंने बताया था उनकी विंग्स एनलार्ज होने लगना, ठीक है, और मतलब आपस में फिजिकल चेंजेस दिखने लगना, जिससे कि हमें दिखने लगता है कि दे हैव स्टार्टेड टू फॉर्म अ डिफरेंट काइंड ऑफ एसोसिएशन, है ना, सॉलिटरी नेचर को छोड़कर वो एक एसोसिएशन की तरफ जा रहे हैं। तो ये तब उन्होंने देखा जब उन्होंने उस एनवायरमेंट में सेरोटोनिन का अमाउंट बढ़ाया, और जैसे ही उन्होंने सेरोटोनिन के अमाउंट को कम किया है फ्रेंड्स, तो उन्होंने नोटिस किया कि जिस स्पीड से वो एग्रीगेट हो रहे थे वो कम होने लगी, और धीरे धीरे दे ऑल्सो स्टार्ट टू सेपरेट ऑल्सो। तो वो एक तरीके का वी कैन से इट्स प्रूफ करता है ये चीज़ कि यस इंडीड सेरोटोनिन प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ अ लोकस्ट इनटू अ स्वाम्प। मतलब एक सिंगल सॉलिटरी नेचर किसी का हो और अचानक से वो ग्रुप में चले जाए, और ग्रुप में जाने के बाद में भी इतना कोऑर्डिनेटेड बिहेवियर अगर उस उन ऑर्गेनिजम्स का दिख रहा है, तो वी कैन सी अ क्लियर एग्जांपल ऑफ बिहेवियरिज्म कि कितना ज़्यादा बिहेवियर में डिफरेंस आया है। Okay, so friends, that was all about this topic. I found it useful. एनिमल बिहेवियर भी जब हम लोग पढ़ते हैं तो उसमें भी हम लोग देखते हैं कि किस तरीके के चेंजेस आते हैं, किस तरीके के केमिकल्स हैं जो ये चेंजेस को कॉज करते हैं, और इनके इम्प्लीकेशंस क्या होते हैं। तो इसी कॉन्टेक्स्ट में मैंने ये टॉपिक लिया था। और आजकल लोकस्ट की न्यूज़ भी काफ़ी आ रही थी, लोकस्ट कितनी एक तरीके से काफ़ी ज़्यादा हमने देखा कि बहुत ज़्यादा क्राइसिस तक उन्होंने क्रॉस कर दी, क्रॉप में बहुत ज़्यादा हैवॉक क्रिएट किया था एग्रीकल्चरल उसमें। तो इसीलिए आई पर्सनली फाउंड दिस टॉपिक वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू ऑल। ये जो पूरा जो मैंने टॉपिक के जो स्लाइड्स दिए, जो पूरा टॉपिक आपको एक्सप्लेन किया, उसके 2 सोर्सेज थे जो मैंने कंसल्ट किए थे फॉर द प्रिपरेशन ऑफ दिस टॉपिक। फर्स्ट ऑफ ऑल आई हैव कंसीडर्ड द नेशनल ज्योग्राफिक को मैंने देखा था, वहाँ पर बहुत ही अच्छी रिसर्च दी हुई थी इन लोकस्ट की, स्वाम्स की, वहाँ से मैंने मैटर लिया है, कंसल्ट किया है। एंड द सेकेंड वन इज़ द हिंदू न्यूज़पेपर के भी एक आर्टिकल में मैंने इसके बारे में पढ़ा था, एंड आई फाउंड इट यूज़फुल, तो इसी वजह से मैंने उसको भी वहाँ से भी चीज़ों को कंसल्ट किया है। एंड इफ़ यू आर मोर इंटरेस्टेड और इस टॉपिक के बारे में आप और ब्लॉग करना चाहते हैं और सर्च करना चाहते हैं, तो यू कैन ऑल्सो एक्सेस द बुक। 2014 का आर्टिकल है इन द बुक न्यू फ्रंटियर्स इन सोशल न्यूरोसाइंस। इट्स द बुक नेम न्यू फ्रंटियर्स इन सोशल न्यूरोसाइंस। इट इज़ रिटन बाय स्टीफन रॉजर्स। आप इस बुक को कंसल्ट कर सकते हैं। तो दिस बुक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, पर्टिकुलरली आई एम टेलिंग फॉर दिस टॉपिक। इस टॉपिक को अगर आप इस बुक से और अच्छे से कंसल्ट करते हैं तो जो आपकी जो भी क्वेरीज होती हैं वो आई थिंक सॉल्व हो जाएगी, और ये टॉपिक आपको और अच्छे से समझ आएगा। इसमें सारी एक्सपेरिमेंटल प्रोसीजर्स के थ्रू चीज़ों को समझाया गया है। And that was all about today. In case of any query, you can post your queries in the comment section friends. किसी भी तरीके की अगर आपको क्वेरी होती है तो आप कमेंट सेक्शन में आप उस चीज़ को पोस्ट कर सकते हैं। आई एम रेडी टू सॉल्व and give a solution to your queries. And once again, thanks for watching the video and kindly subscribe our channel.